अरे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और आई थिंक आपने कल का टॉपिक अच्छे से समझा होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। और उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा और है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के व्यू से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम्स में देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से। उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे आज, और कुछ फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, वो सब बातें हम आज सीखेंगे। ओके, तो स्पेक्ट्रम में हम कल सीखा था कि भाई जब हम किसी एटम के अंदर की जो लाइट निकल रही है, जो या किसी भी मटेरियल के अंदर की जो रेडिएशन निकल रही है, लाइट निकल रही है, उसको हम प्रिज्म से पास करते हैं। तो प्रिज्म से पास करने के बाद वो स्प्लिट हो जाती है अलग अलग वेवलेंथ कलर्स में, ठीक है। और उसी को हमने स्पेक्ट्रम बोला था। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया भाई, सबसे पहला स्पेक्ट्रम स्टडी किया गया था हाइड्रोजन के लिए। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी मिलते हैं, और स्कूल एग्जाम में भी आपको, बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, देखिए भाई, इसमें होता क्या है कि जब हम किसी हाइड्रोजन गैस को, किसी का हाइड्रोजन गैस को होती है, जब हम हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद करके और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं लो प्रेशर पर, तो होता क्या है कि उससे एक लाइट निकलती है। जैसे कैथोड रे में आपको बताया था मैंने कि कैथोड रे में कोई गैस कर लीजिए, भर लीजिए, और जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं लो प्रेशर पे, तो उससे रे निकल रही थी ना, एनर्जी निकल रही थी। वैसे यहाँ पे है कि गैस को हमने ट्यूब में बंद कर लिया, और ट्यूब में बंद करने के बाद हमने क्या किया, उसमें करंट पास किया, और करंट पास करने के बाद प्रेशर, करंट पास कब करना है, लो प्रेशर पे, तो उससे रे निकली। और उसी रेज को हमने जब पास किया प्रिज्म के अंदर से, तो वहां से हमें अलग अलग तरह की क्या मिली, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्या देता है, हाइड्रोजन से हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा मिलता है इसका। तो इसमें हमें अलग अलग तरह की लाइंस की सीरीज मिली भाई, अलग अलग वेवलेंथ की सीरीज मिली लाइंस के उसमें। तो वही हमें देखना है कि उसमें से हमें कौन कौन सी सीरीज जो है वो मिली। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है, ये हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है। तो इस फोटोग्राफिक फिल्म में क्या हुआ, इस फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर आपको अलग अलग तरह की लाइंस मिली, अलग अलग वेवलेंथ में, और वो कोएक्शन में थी। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से लाइन मिली, ठीक है, फिर एक दूसरी सीरीज मिली लाइंस की इस तरीके से, ठीक है, फिर तीसरी सीरीज मिली हमें लाइंस की इस तरीके से। तो उसमें बहुत सारी तरह की हमें लाइंस की सीरीज मिली, और उन्हीं सीरीज को हमें आज पढ़ना है, और उन्हीं सीरीज के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी सीरीज होती थी, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें स्पेक्ट्रम मिला था हाइड्रोजन का। ओके, चलिए जी, अब देखिए एक बात, कंसेप्ट को समझ लीजिए भाई कि स्पेक्ट्रा क्यों आता है। बात ये आती है ना सर, हमें ये तो समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रा क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पेक्ट्रा को, लाइट पास करके वगैरह वगैरह, लेकिन आपने मेन रीजन तो बताया ही नहीं कि स्पेक्ट्रा आता कैसे है किसी चीज का, क्या रीजन है स्पेक्ट्रा के आने का। तो को मैं ज्यादा डीप में तो नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा डीप में जाने का मतलब है कि बहुत हाई लेवल की स्टडी करना स्पेक्ट्रा की। बट जो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है स्पेक्ट्रा आने का, वो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट आपको मैं स्पेक्ट्रा का समझा देता हूं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में एक तरीके से एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि स्पेक्ट्रा क्यों आता है और कैसे आता है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, देखिए होता क्या है, हमने 10th क्लास में सीखा है कि एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम्स के अंदर ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। ये सीखा है ना, यहां तक हमने सीखा है कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर हमारे ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम है, अब हाइड्रोजन एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये उसका सेकंड ऑर्बिट है जो खाली पड़ा है, ये उसका थर्ड ऑर्बिट है। इस तरीके से क्या होंगे, उसके अंदर ऑर्बिट होंगे होंगे हम हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल यहां होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन वाले केस में। अब होता क्या है, जैसे ही इसको हम एनर्जी देते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हम बोर वाले में सीख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा आगे दोबारा से आएगा बोर मॉडल, कि एनर्जी जो आपकी है वो यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी लगेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी से ज्यादा होती है। इसी तरह इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होती है। जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे उतना ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजना है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो क्या करेगा, वो यहां चला जाएगा एनर्जी लेके, थोड़ी सी एनर्जी मैंने उसको दी, तो वो क्या, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट दिया हाइड्रोजन वाले केस में, तो एनर्जी लेके क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां आ गया,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसे जिस जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहले से है उसे हम क्या बोलते थे, उसकी ग्राउंड स्टेट। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग से है बिल्कुल, तब उसको क्या बोलते थे, ग्राउंड स्टेट बोलते थे। तो होता क्या है, होता ये है कि अब इलेक्ट्रॉन कहां चला गया हमारा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, हाई एनर्जी में आ गया, तो इस ऑर्बिट में आ गया, सेकंड वाले में। हो सकता है ज्यादा एनर्जी मिल जाए, थर्ड ऑर्बिट में भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था आपका वो, फोर्थ में भी जा सकता था आपका वो, ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता है, तो वो क्या करता है, वापस वो अपने घर आने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पड़ोसियों का बच्चा है, तो थोड़ी देर आपके पास खेलने आ गया, लेकिन वो परमानेंट आपके पास नहीं रहता ना, उसको वापस घर भी जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना घर छोड़ के आया हुआ है, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता, तो वो वापस से क्या करता है, अपने घर में आने की कोशिश करता है, ठीक है। और इस दौरान उसने जितनी भी एनर्जी ली थी जाने के लिए, वापस उसको क्या करता है, एमिट करता है। तो वही एमिट की गई एनर्जी को हम प्रिज्म में से पास कर लेते हैं, और वही हमें क्या बताता है, उसका स्पेक्ट्रा बताता है। तो एक्चुअल में एनर्जी में क्या बता रही है, या स्पेक्ट्रा में क्या बता रहा है, स्पेक्ट्रा हमें एनर्जी का गैप बता रहा है भाई। क्योंकि देखिए यहां एनर्जी कम लगेगी एक्साइट होने के लिए, और यहां एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। और हम कल ही पढ़ के आए थे कि एनर्जी जो होती है हमारी, वो एच सी बाय लैम्डा होती है, या एच म्यू होती है। तो अगर एनर्जी अलग अलग होगी तो वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो स्पेक्ट्रा में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइंस की वेवलेंथ, कि किस वेवलेंथ पे आ रही है। और अगर वेवलेंथ चल गई पता, तो एनर्जी चल गई पता। और एनर्जी पता चलने का मतलब है कि हम ये बता पा रहे हैं कि ऑर्बिट्स के बीच में कितना डिफरेंस है एनर्जी का। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये रीजन होता है भाई स्पेक्ट्रा के आने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपने ऑर्बिट को छोड़कर हायर ऑर्बिट्स में जाता है, और वापस जब वहां से आता है तो उससे वो एनर्जी एमिट होती है, और उस एनर्जी को हम प्रिज्म में पास करके स्पेक्ट्रा ले लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये तो आपका रीजन था भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसी बेस पर हाइड्रोजन से हमें अलग अलग तरह की क्या मिल रही थी, सीरीज मिल रही थी। तो अब मैं आपको वही सीरीज बता रहा हूं कि वो कौन कौन सी सीरीज आपको मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के बाद मैं आपको वो सीरीज बताऊंगा। ओके, चलिए देखिए, इन सीरीज को या स्पेक्ट्रा को मैथमेटिकली जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था, वो दिया था रिट्ज ने, ठीक है। किसने दिया था, रिट्ज ने। और इसने क्या फॉर्मूला दिया था आपको, इसने आपको फॉर्मूला दिया था कि भाई अगर आपको उसकी वेवलेंथ निकालनी है, दैट इज 1/λ, तो आप कैसे निकाल सकते हो कि आर, आर क्या है बताऊंगा अभी आपको, जेड स्क्वायर क्या है ये भी आपको बताऊंगा अभी, डिवाइड बाय 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। ओके, अब ध्यान से चीज देखिए भाई, अगर हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, 1/λ हमारा किसके इक्वल होता था, वेव नंबर के, तो हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या होता था 1/λ हमारा, देखिए म्यू क्या होता था हमारा, c/λ। तो यहां से 1/λ कितना होगा, μ/c। तो यहां से हम और क्या निकाल सकते हैं, μ/c भी निकाल सकते हैं। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपसे म्यू पूछ सकते हैं, आपसे वेव नंबर पूछ सकते हैं, आपसे लैम्डा पूछ सकते हैं, आपसे n1 पूछ सकते हैं, आपसे n2 पूछ सकते हैं। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला आपका क्या है, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ये चीजें क्या है इतनी। तो अब ये आर रह गया। आर क्या होता है हमारा, आर हमारा होता है राइडबर्ग कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है जो आपको याद करनी होती है, और जो इसकी वैल्यू हमारी होती है वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी वैल्यू होती है 109 और 678 पर सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट ध्यान रखना भाई, अगर ये यूनिट दी है तभी आपको ये वैल्यू यूज करनी है, और मोस्टली यही वैल्यू हम यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। जेड क्या है भाई आपका, जेड आपका है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। लेकिन हमारे वाले केस में, क्योंकि हम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन वाले केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एन कितना हो जाएगा हमारा, जेड कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जेड कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, आर, और ये सारा बच जाएगा आपका। लेकिन फिर भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, क्यों, क्योंकि कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो हाइड्रोजन जैसी होती है भाई। हाइड्रोजन के लिए तो एक है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन जैसे केमिकल्स कौन से हो सकते हैं, ऐसी सभी स्पीसीज भाई जिनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, वो हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। मैंने कहा हाइड्रोजन ही बन जाएगा, वो हाइड्रोजन जैसा बिहेव कर सकता है। जैसे लिथियम है, लिथियम 2 पॉजिटिव अगर हम बना लें किसी तरीके से, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। या फिर हीलियम पॉजिटिव है, हीलियम पॉजिटिव अगर हम बना ले तो वो भी किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर रहा है, कुछ कुछ
हाइड्रोजन जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो इन केसेस में जेड आपका 1 तो नहीं होता। लिथियम का जेड कितना होता है 3, हीलियम का जेड कितना होता है 2। तो इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है कि अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आपसे बोल दे वो, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में आपको जेड की वैल्यू उस एटम के एटॉमिक नंबर से लेनी है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन वाले केस में कितनी लेनी है आपको 1 लेनी है। तो ये समझ में आ गया इतना आपको। अच्छा जी, अब बचता क्या है हमारे पास बचता है N1 और N2 क्या है ना। अब ये N1 N2 क्या है हमारा, N1 हमारा है वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिट। अरे प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट बोल सकते हैं पहले वाले में, ठीक है। और N2 क्या है हमारा हायर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, हायर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो होता है हमारा N2 स्क्वायर। तो आई थिंक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। तो इसी बेस पर N1 और N2 की डिफरेंट वैल्यू के बेस पर हमने अलग अलग सीरीज पढ़ी, तो वो सीरीज अब आपको मैं बताऊंगा। आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखेगा क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पे ही आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं करने के लिए, बहुत मुश्किल अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए। तो ये सारा समझ में आ गया, तो इसको साफ कर देते हैं और फिर आपको वो सीरीज बताते हैं कौन कौन सी थी। देखिए भाई, अलग अलग N1 और N2 की वैल्यूज के बेस पर हमें 6 सीरीज मिली थी टोटल, 6 सीरीज हमें अभी तक मिली हैं और उन 6 सीरीज के बारे में ही आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो सीरीज आपकी है वो आपकी है लाइमन सीरीज, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे याद करनी है आपको, लेकिन सबसे पहले जो सीरीज थी आपकी वो कौन सी थी आपकी लाइमन सीरीज। ये सीरीज कब मिलेगी ऐसे पता होना चाहिए, ये सीरीज कब मिलेगी। ये सीरीज आपको तब मिलेगी भाई जब N1 की वैल्यू तो हम रखेंगे हमेशा 1, यानी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा फर्स्ट ऑर्बिट में। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट से एक्साइट होके जाता है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड सो ऑन, ठीक है, किसी में जा सकता है आगे, फर्स्ट से जाना है। लेकिन अगर फर्स्ट से जा रहा है तो उस केस में कौन सी सीरीज मिलती है आपको लाइमन सीरीज। इस केस में जो वेवलेंथ की वैल्यू आती है आपकी वो कहां लाई करती है आपकी, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है। ये आप यही पूछ लेते हैं भाई आपसे पेपर में, ये सब चीजें पूछते हैं आपसे बता रहा हूं, ठीक है। कहां लाई करती हैं आपकी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरह से फिर दूसरी सीरीज कौन सी होती है आपकी, दूसरी आपकी होती है बाल्मर सीरीज, ठीक है। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज कब आती है जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में हो और सेकंड ऑर्बिट से एक्साइट होके वो चला जाए थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आ गया। इस सीरीज से जो वेवलेंथ मिलती है उस वेवलेंथ की वैल्यू लाई करती है विजिबल रीजन में, क्लियर हुआ। कहां लाई करती है विजिबल रीजन में लाई करती है, ओके जी। लाइमन के बाद फिर आती है पाश्चन सीरीज, ठीक है, ये भी मिलती है हमें इसमें। तो ये कब मिलेगी जब N1 कितना हो जाएगा अब 3, पैटर्न समझ में आ गया होगा, एक बढ़ा देना है बस 1 2 3, तो N2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कहां मिलती है इसकी वेवलेंथ की वैल्यू, इंफ्रारेड रीजन में मिलती है, IR रीजन में, ठीक है। कहां मिलती है IR रीजन में ही लाई करती है, ठीक है। IR रीजन दो तरह के होते हैं भाई, नियर IR रीजन और फार IR रीजन, मतलब बहुत वैल्यू जो होती है तो अलग अलग इसमें होती है, एक को बोलते हैं नियर IR रीजन, एक को बोलते हैं फार IR रीजन। तो ये नियर IR रीजन में होती है, ओके, नियर में होती है ये। फोर्थ आपकी कौन सी होती है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है, ब्रैकेट सीरीज। N1 कितना हो जाएगा अब 4, N2 कितना हो जाएगा अब आपका 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। फिफ्थ सीरीज कौन सी है आपकी लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, पीफन सीरीज, ठीक है। और पीफन सीरीज की वैल्यू कहां स्टार्ट हुई, नॉर्मल सी बात है, N कितना होगा 5 और N2 कितना हो जाएगा 6 7 8 एंड सो ऑन। ये भी आपकी देखिए ब्रैकेट भी आपकी IR रीजन में मिलती है हमें और प्रीफंड भी आपको IR रीजन में ही मिलती हैं, ठीक है। लास्ट आपकी जो भी है वो है हम्फ्री सीरीज, कुछ बुक्स में होंगी कुछ बुक्स में नहीं होंगी भाई, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। हम्फ्री सीरीज में N1 कितना हो जाएगा 6, तो N2 कितना हो जाएगा 7 8 9 एंड सो ऑन। इसको हम बोलते हैं, ये भी IR में होती है, फार IR में होती है, फार IR रीजन में,
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके जो थे सीरीज थी 6, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज और हाइमफ्री सीरीज। कब मिलती हैं और उस किस रीजन में मिलती हैं वो हमने आपको बता दिया। याद कैसे करने, देखिए जो मैंने याद किया तरीका बताया हुआ है। देखिए लाल बाल पाल, ठीक है, कैसे याद करते हैं, लाल बाल पाल बड़े प्रसिद्ध हुए, ऐसा याद कर सकते हैं। लाल बाल पाल बड़े प्रसिद्ध मशहूर हुए, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप पैटर्न को कि लाल बाल पाल, ये पता है ना लाल बाल पाल कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो उनके नाम है आपके, शॉर्ट फॉर्म इनको ऐसे बोलते थे, लाल बाल पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल बड़े प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो हर एक में एक सीरीज छुपी हुई है, देखिए लाल में लाइमन, बाल में बालमर, पाल में पाश्चन, बड़े में ब्रैकेट, प्रसिद्ध में पीफन और हुए में हम्फ्री, ठीक है। तो लाल बाल पाल बड़े प्रसिद्ध हुए, यहां तक समझ में आ गया। ये आपकी सीरीज थी। अब इसमें एक टॉपिक और रहता है अभी बताना आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, इसको साफ कर लें और अब आपको थोड़ा सा इसमें टॉपिक और बताते हैं, आई थिंक आपको ट्रिक के काम में आएगी। देखिए इसी में एक छोटा सा टॉपिक और होता है इससे रिलेटेड, और उसमें उस वर्ड को हम बोलते हैं सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट, अब ये सीरीज लिमिट क्या होती है ये आपको बताता हूं पहले। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जब हम स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, इस तरह से लाइन आएंगी हर सीरीज में। 6 सीरीज बताइए, हर सीरीज में एक लाइन आएगी। जो बिल्कुल लास्ट वाली लाइन होगी ना, लास्ट लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, लास्ट मान लीजिए ये है, ये लास्ट लाइन है आपकी, ठीक है। इस लास्ट लाइन के लिए एन की वैल्यू कुछ तो होगी, एन की वैल्यू कुछ तो होगी, ठीक है। जो ये लास्ट लाइन आपकी आएगी, इस लास्ट लाइन को बोलते हैं सीरीज लिमिट। क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट। तो डेफिनेशन क्या बनती है सीरीज लिमिट की, डेफिनेशन आपकी बनती है लास्ट लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम, लास्ट लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है, इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड सीरीज लिमिट। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट को ही या लास्ट लाइन को ही, लास्ट लाइन को हम बेसिकली बोलते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि सीरीज लिमिट निकाली है उसकी, तो सीरीज लिमिट का मतलब पूछ रहा है कि आपसे वो लाइन दे रहा है आपको, वो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम आएगी। अब ध्यान से देखिए ई क्या होता था हमारे पास, ई होता था हमारे पास hc/लैम्डा। अगर लैम्डा सबसे छोटा हो गया तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी। उस नॉर्मल सी बात है, वैसे भी दिख रहा है, देखिए भाई कि n1 हमारा 1 है। अब इससे आपको बिल्कुल लास्ट वाले में जाना है, तो जितना लास्ट में जाता जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मान लीजिए 10 पे जाना है, तो 10 के लिए तो एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी ना, गैप ज्यादा हो गया है ना। तो वही आपसे कह रहा है कि जो लास्ट लाइन होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा सीरीज लिमिट, ठीक है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हमारा जो लास्ट लाइन आती है उसके लिए n2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, हमें नहीं पता भाई कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो हमने n2 कितना मान लिया, इन्फिनिटी मान लिया। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1/λ इक्वल टू r, z के लिए हम 1 कर लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही बनता है। यहाँ कितना होगा 1/n1 स्क्वायर, n2 की जगह करते हैं 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ क्या होता है, 0, ठीक है। 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो 1/λ कितना बचा हमारे पास, r बाय में n1 स्क्वायर। और अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती, ये तो किसके लिए आ गया, हाइड्रोजन के लिए आ गई, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज होती तो क्या लिखते, 1/λ r बाय n1 स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। कंप्लीट किसी के लिए लिख सकते हैं, z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट कर देंगे तो उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया आपको क्या होता है सीरीज लिमिट, क्या होता है और कैसे निकालते हैं। सीरीज लिमिट तब आएगी जब n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी हो जाएगी। जब n2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी उस टाइम पे हमें क्या मिलती है, सीरीज लिमिट मिलती है। और लास्ट लाइन को बोलते हैं हम सीरीज लिमिट। खास बात क्या है कि उस लाइन, वो लाइन कब आएगी, जब वेवलेंथ की कितनी होगी, बिल्कुल सबसे छोटी होगी और एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, सबसे
ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए जी, इसको भी साफ करते हैं। एक दो टॉपिक और आपको छोटा सा बताता हूं। देखिए, जिस तरह से लास्ट लाइन को हम बोल रहे हैं सीरीज लिमिट, ऐसे जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन होगी हमारे पास, बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो स्पेक्ट्रा की बिल्कुल फर्स्ट लाइन होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा हाई होगी। ठीक है ना? तो फर्स्ट लाइन क्या होगी? फर्स्ट लाइन ऑफ हाईएस्ट वेवलेंथ, है ना? उसकी वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी, शॉर्ट एनर्जी, है ना? शॉर्टेस्ट एनर्जी, एनर्जी सबसे थोड़ी होगी, उसकी छोटी होगी। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, तभी पॉसिबल है। फर्स्ट लाइन कब आती है? देखिए, ये हमारे पास, हम इसको आपको लाइन सिखा दो, लाइन कैसे आती है। देखिए, ये हमारा N1 हो गया, ये हमारा, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से हमने लेवल मान लिए कि भाई ये फर्स्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा मान लीजिए, इसको हम स्टार्ट करते हैं एक्स से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, कहीं भी जा सकता है ना। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर N1 की वैल्यू 1 है, तो उसको 1 से ही जाना है। N1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 से जाना है। तो जो फर्स्ट लाइन आएगी वो कब आएगी? जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट करेगा, तभी फर्स्ट लाइन आएगी। N1 से N2 पे जाएगा, फिर 1 से 2 पे जाएगा, 1 से 3 पे जाएगा तो सेकंड लाइन आएगी, 1 से 4 पे जाएगा तो थर्ड लाइन आएगी, है ना? देखो, जितना दूर जाता जा रहा है उतनी गैप बढ़ता जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो वेवलेंथ क्या होगी? छोटी होगी। लेकिन यहाँ वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी और एनर्जी सबसे कम होगी। तो उसके लिए अगर आपको वेवलेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर। देखो, बिल्कुल उससे एक ज्यादा में ही आएगा ये, तो फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन कब आएगी? जब बिल्कुल उससे नेक्स्ट वाली हो, यानी कि N1 प्लस 1, उससे एक एक्स्ट्रा वाली, उसका स्क्वायर। ठीक है। जैसे मान लीजिए N1 की वैल्यू 2 होती, तो उसकी फर्स्ट लाइन कब आएगी? जब N2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी, है ना? इसी तरह अगर N1 की वैल्यू 4 होती, तो यहां कब आती? जब N2 की वैल्यू कितनी होती? 5 होती। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? ये आपकी फर्स्ट लाइन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और एनर्जी सबसे कम होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए जी, एक चीज और आपको सुनाता हूँ फिर इसी के अंदर अभी, उसके बाद देखते हैं फिर। देखिए, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास देखिए ये होता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्टली आपसे कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आ जाता है आपका एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में दे देते हैं आपको। तो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यही लेवल आपको मैंने बना दिए इस तरीके से, ये लेवल बना दिए मैंने आपके, ठीक है। और आपसे कहते हैं भाई कि जो इलेक्ट्रॉन आपका है वो आपका यहाँ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, मतलब लाइमन सीरीज है हमारे पास, ये लाइमन सीरीज है। तो लाइमन सीरीज में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है बिल्कुल 5th में। अब वो कह रहा है कि ये यहाँ से डी एक्साइट होगा, यहाँ से यहाँ जाना क्या होता है? एक्साइटेशन। तो ऊपर से नीचे आना क्या होता है? डी एक्साइटेशन। तो कह रहा है कि जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आएगा, वापिस आएगा, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी मिल सकती है हमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स वो हमें कितनी मिल सकती हैं जब 5 से नीचे आना है उसको? देखिए भाई, डिपेंड करता है कहां आ रहा है। देखिए, 5 से वो 4 पे आ सकता है, बस इतना ही आ, क्या पता इतना ही आए बस। या फिर हो सकता है कि 5 से वो 3 पे आ जाए, बस हो सकता है। या फिर हो सकता है सिर्फ 5 से 2 तक आकर रुक जाए, उसके बाद ना जाए नीचे। या हो सकता है कि 5 से वो 1 पे आकर रुक जाए, ऐसा हो गया। अब अगर वो 4 पे आ गया, हो सकता है कि 4 में आने के बाद वो 3 पे आ जाए, हो सकता है कि 4 से आने के बाद वो 2 पे आ जाए, हो सकता है 4 से आने के बाद वो 1 पे आ जाए। इसी तरह से अगर 3 से आता है तो 3 से हो सकता है 2 पे आ जाए, और 3 से हो सकता है वो 1 पे आ जाए, और अगर 2 से आता है तो 2 से हो सकता है कि वो आपका बस 1 पे आ जाए। तो यही यही पॉसिबिलिटी है सारी की सारी। तो मैक्सिमम लाइन कितनी आ सकती है? देखिए, काउंट कर लीजिए आप इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और ये रहेगी हमारे पास 10। तो देखिए टोटल कितनी लाइन आ सकती है? 10 आ सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि भाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे लेवल में N2 की वैल्यू आपको दे देते हैं, भाई 7 है, 8 है, और वो नीचे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले और भी केस हो सकते हैं, भाई 4 पे भी आ सकता था, 3 पे भी आ सकता था। तो टोटल कितनी लाइन आपको जो है वो मिल सकती है? तो यही कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला आपके पास है
n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2। तो अगर आपको n2 की वैल्यू पता है, n1 की वैल्यू पता है और उसको 2 से डिवाइड करके फॉर्मूले में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन जो है वो निकाल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर n1 की वैल्यू 1 हो जाए, n1 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, जैसे लाइमन सीरीज में होता है, तो एक बार यहां 1 पुट कर लीजिए, देखिए कितना बनेगा, n2 माइनस 1, यहां कितना बनेगा, n2 माइनस 1 प्लस 1 एंड डिवाइड बाय 2। तो वहां पर फॉर्मूला क्या बना हमारा, देखिए वहां हमारा फॉर्मूला बना, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बनेगा, n2 माइनस 1, ये यहां रह गया, ये तो, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ गया एंड डिवाइड बाय 2। तो अगर आपकी n1 की वैल्यू 1 है तो सिर्फ n2 की वैल्यू पुट कीजिए और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। देखिए बहुत सारी चीजें हमने आज सीखी, इसके अंदर फॉर्मूले सीखे, सीरीज लिमिट क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितनी तरह के स्पेक्ट्रम आ सकते हैं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, क्या ट्रिक हो सकती है, तो वो सब बातें आज हमने सीखी और इसी के बेस पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके जो है वो आते हैं। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जा रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा भाई, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ नया टॉपिक आपको बताएंगे बढ़िया वाला। तो आई थिंक आज का टॉपिक इतना काफी है। अभी तो मैं बाय बाय नहीं बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, उसके बाद बाय बाय बोलूंगा, बट चलिए उसको पहले मैं क्वेश्चन में दे देता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और इन क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने आपको, आई थिंक आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे बहुत तरीके, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए मैंने, आप 5-6 ही क्वेश्चन दिए हैं। तो इन क्वेश्चन कर लोगे तो आपके मोस्टली सारे टॉपिक हो जाएंगे उससे रिलेटेड। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपके आंसर क्या है। ओके, तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और करवाते रहिए ताकि केमिस्ट्री पढ़ने में आपको भी मजा आए और मुझे पढ़ाने में मजा आए। ऑल द बेस्ट।